हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। और लास्ट टर्न पर लास्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना सिखाया था यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आज हम उसका नेक्स्ट पोर्शन आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। ये है आपका नेक्स्ट पोर्शन। आपका आज का हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो आपका डाइपोल है ये तो वैसे का वैसा ही है जैसा कल था, और इस डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है, बट एट अ डिफरेंट प्लेस। और वो डिफरेंट प्लेस क्या होगी वो आपको दिखाते हैं। तो ये आपके डाइपोल पहले से ही बना हुआ है। इसमें एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। इस पॉइंट को हम a लिख देते हैं, इस पॉइंट को हम B लिख देते हैं। और बच्चों को बताया था कि 2a जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको A से B या लेफ्ट टू राइट या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मेजर किया जाता है, इसलिए 2a के ऊपर वेक्टर का मार्क होना चाहिए। और ये जो मैं यहाँ एक पॉइंट बना रहा हूँ वो ये इस डाइपोल का मिड पॉइंट है, यानी सेंटर। ये P जो है वो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट लिखा गया है, जो आपको बताया था कितना होता है, Q मल्टीप्लाइड बाई 2a। और ये P इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को यहाँ शो किया गया है। फिलहाल इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि ये जो वर्ड लिखा है इक्वेटोरियल लाइन, कल आपको एक्सियल लाइन दिखाया था, आज आपको इक्वेटोरियल लाइन दिखाते हैं कहाँ होगा। इस मिड पॉइंट से आपने एक लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए और मिड पॉइंट से ड्रॉ किया जाना चाहिए। तो ये लाइन इस डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। ठीक है जी बात। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट लिया जाएगा। क्या होगा पॉइंट का नाम? ये है पॉइंट, और इस पॉइंट को डिनोट करेंगे P से। और O से P तक, अब फिर से वही बात आ गई, P डाइपोल मोमेंट से कंफ्यूज ना हो जाएं बच्चे, इसलिए मैं पॉइंट को P न लेके C ले लेता हूं। ये पॉइंट P क्योंकि हर जगह ही लिया जाता है, इसलिए शुरुआत में हम पॉइंट P ही ऐसा बोल देते हैं, मुंह से निकल जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ डाइपोल में भी P है और वो डाइपोल मोमेंट है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए चलिए मैं इस लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन जो हमने बनाई डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, उस लाइन पर C पॉइंट ले लिया मैंने। और इस C पॉइंट का डिस्टेंस O पॉइंट से R है, स्मॉल r। O से C तक का जो ये लाइन बनी है ये डिस्टेंस R है। अब आपको इस C पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से, ड्यू टू दिस डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले वही प्रिंसिपल, वही फिनोमिनॉन हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज A, जो कि नेगेटिव चार्ज है। और उसके लिए आपको लिखना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड। साइन नहीं लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हुए साइन नहीं लिखते हैं। और यहाँ डिस्टेंस लेना पड़ेगा A पॉइंट से C पॉइंट तक का।
ये डिस्टेंस जो लेना पड़ेगा वो मैं एक लाइन से ड्रॉ कर देता हूं। आपको डिस्टेंस चाहिए ए पॉइंट से सी पॉइंट तक का। फिलहाल मैं यहां पर लिख देता हूं ए सी स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको एक तो चाहिए होता है वो चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और उस चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी लेना होता है और उसका स्क्वायर। तो आपको पहले बता दिया कि ए चार्ज जो कि माइनस क्यू चार्ज है, ए पर रखा हुआ चार्ज जो माइनस क्यू है, उसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा। फिर यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे किसकी हेल्प से और किसकी वजह से कहना चाहिए, प्लस क्यू चार्ज की वजह से सी पर। कोई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं कि डाइपोल में दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो बारी बारी पहले चार्ज की वजह से फिर दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करके उसका क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। अब डिस्टेंस के लिए क्यू चार्ज लिख दिया, ये क्यू चार्ज है प्लस क्यू, और बी पर रखे हुए क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वही 1/4πε0 सेम है, क्यू चार्ज भी सेम है। अब आपको बी से सी तक का डिस्टेंस लेना होगा, तो बी से सी तक का डिस्टेंस बना देते हैं। ये हो गया आपका बी से सी तक का डिस्टेंस। तो आपको यहां क्या लिखना पड़ेगा, बी सी स्क्वायर। अब आप इज इक्वल टू करके 1/4πε0 और Q और AC का वैल्यू आपको दिखाते हैं कैसे निकलेगा। AC का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये A से O तक कितनी वैल्यू होगी इसकी, स्मॉल a, क्योंकि ये जो पूरा डायपोल है इसकी लेंथ 2a है, तो इस हाफ लेंथ को a बोलेंगे और ये बची हुई हाफ लेंथ भी a होगी, तब ये पूरा मिलकर 2a बनेगा। अब आप ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। AC हाइपोटेन्यूज है, कैसे निकलेगा हाइपोटेन्यूज, √r² प्लस a², यानी AC की वैल्यू आपने ज्योमेट्रिकली इस ट्राइंगल से फाइंड आउट कर ली है, और जब आप उसे यहाँ पुट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, क्योंकि AC की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है ये, और जब आप AC का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है, तो स्क्वायर करने पर ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। ये सारे बच्चे जानते हैं, मैथमेटिक्स है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप करेंगे 1/4πε0 Q अपॉन यहाँ BC, ये B से C तक का डिस्टेंस, ये भी √r² प्लस a² ही होगा, क्योंकि फिर से ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, इसमें ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये आपका BC का वैल्यू होगा। इस BC की वैल्यू को आप यहाँ BC की जगह पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो वो स्क्वायर रूट भी गायब हो जाएगा, और आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई किसकी वजह से, A चार्ज की वजह से C पॉइंट पर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई B चार्ज की वजह से C पॉइंट पर। अब आपको इन दोनों का वेक्टर सम करना है। ये तो इनके मैग्नीट्यूड्स आए, वेक्टर सम करने के लिए आपको इनके डायरेक्शन पता होने चाहिए। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के डायरेक्शन आपको दिखा देता हूं, पहले यहां बना के दिखाते हैं। देखो जी, ये चार्ज -Q है, C पॉइंट पर -Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो होगा टूवर्ड्स द चार्ज। तो ये जो आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर से जो एरो बनाया है मैंने,
ये एरो ई ए यानी ए चार्ज जो कि -q है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। और यहाँ ये +q चार्ज है, इसकी वजह से C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे बनेगा, ये बिल्कुल सीधा अवे फ्रॉम द चार्ज। नाम लिख देते हैं, ये जो है वो EB है, B वाले चार्ज की वजह से C पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो एरो बन रहा है ये वैल्यू है EA, ये एरो का डायरेक्शन, क्योंकि ये माइनस चार्ज की तरफ। पिछले आर्टिकल में भी ऐसा ही किया था आपने, बस वो C पॉइंट एक्सियल लाइन पर था और उस पॉइंट पर आपने A की वजह से और B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट आया था। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स के लिए तो हम बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस कर देते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए, लेकिन यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं है। अब वैसे तो इन दोनों के वैल्यू आपके पास हैं, डायरेक्शन आपको दिख रहे हैं, इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं। रिजल्टेंट निकालने के 2-3 मेथड्स लिखे होते हैं बुक में, मैं आपको सबसे इजी वाला मेथड बताता हूँ। सारे सही हैं, कोई भी लिखने पर कम या ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे बशर्ते वो सही लिखा हो, लेकिन सबसे इजी और सबसे याद रखने लायक मेथड है, याद रखने में आसान है और न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है। सबसे पहली बात, रिजल्टेंट निकालने के लिए गौर से देखें, ये जो EA है इसका वैल्यू देख रहे हो आप, मैग्नीट्यूड देख रहे हो, और EB का भी मैग्नीट्यूड देख रहे हो, दोनों के मैग्नीट्यूड एकदम सेम है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड जब सेम है तो ऐसे कोई भी दो वेक्टर जिनके डायरेक्शन तो अलग अलग हैं लेकिन मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू बिल्कुल सेम है, उनका जो रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट हमेशा कैसे आता है मालूम? ऐसे, ये जो रेड एरो आपका बनाया है ये E रिजल्टेंट होगा EA और EB का, और ये बिल्कुल EA और EB के बिल्कुल बीचों बीच यानी बिल्कुल सेंटर में, यानी ये जो EA और EB के बीच में ये पूरा एंगल है उसके बाइसेक्टर पर ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल इन बिटवीन। ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है और उनका डायरेक्शन अलग अलग है, जो भी कुछ है, तो रिजल्टेंट उनके ठीक बीचों बीच आएगा। अब आपको इस E का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसका डायरेक्शन आपको पहले ही पता चल चुका है, बिल्कुल ऐसे। और ये जो चीज है ये ये जो डाइपोल दिख रहा है आपको, ये डाइपोल भी है, इसके पैरेलल आई है ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब आप इस एरो और इस एरो के बिल्कुल मिडिल में कोई बाइसेक्टर करती हुई एरो खींचेंगे ऑटोमेटिकली BA के पैरेलल हो जाएगी। उसका एक कारण और भी है, ये एंगल देख रहे हैं, ये वाला, ये एंगल इसके ऑल्टरनेट हो जाएगा, और ऑल्टरनेट एंगल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स कट कर रही है। अब मैं आसान तरीका बताता हूं E को फाइंड आउट करने का। इस मेथड को ट्राइंगल रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इस नाम से भी पुकारा जाता है, नाम की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मेथड को जरा गौर से समझ लो। मेथड क्या है? सबसे पहले आपको E लिखना है, इक्वल टू करके EA लिखना है और इक्वल टू करके EB लिखना है। यहां आपके पास ये तीन वेक्टर्स हैं, एक तो EA और एक EB और तीसरा वेक्टर है उन दोनों का रिजल्टेंट। ये आपने तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स लिख दिए, जिनमें से EA और EB तो आपको मालूम भी है।
फाइंड आउट तो ई करना है। डिनोमिनेटर में यानी अपॉन ऐसे लाइन बना के आपको ई के डिनोमिनेटर में ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हो एबीसी, दिख गया सब बच्चों को ट्राइंगल, इस एबीसी ट्राइंगल की वो साइड लिखनी है जो इस ई के या तो अलोंग हो या पैरेलल हो। अलोंग मतलब या तो उसी तरफ, पैरेलल मतलब जैसे यहां बी है, वेक्टर्स में अलोंग या पैरेलल सेम माना जाता है। तो ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हो, इस ट्राइंगल में खास बात देखने वाली है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ये 2 साइड्स और एक तीसरी साइड ये 2 है, और यहाँ 3 वेक्टर्स हैं। ये लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब ये सिचुएशन हो। ट्राइंगल में 3 साइड्स और उसके एक एंड पर 3 वेक्टर बने हैं। ई ए वेक्टर इस वाली साइड के अलोंग है जो एसी है, ई बी वेक्टर इस वाली साइड के अलोंग है जो बीसी है, और जो ई उनका रिजल्टेंट है वो उस साइड के अलोंग है जो बी है। ऐसा जब हो रहा है तब ये मेथड अप्लाई किया जाता है, और इन तीनों वेक्टर्स के नीचे डिनोमिनेटर में आपको उन साइड्स के नाम लिखने हैं जिन साइड्स के अलोंग या पैरेलल ये वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं। ई के डिनोमिनेटर में आपने बी ए लिख दिया, ई ए के डिनोमिनेटर में आप सी ए लिख दोगे, और ई बी के डिनोमिनेटर में आप बी सी लिख दोगे। क्योंकि देख रहे हैं ई ए जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये सी ए साइड के अलोंग लग रहा है। ई बी ये जो वाला वेक्टर है वो कौन सी साइड के अलोंग लग रहा है, बी सी साइड के अलोंग। और ये जो ई वेक्टर है ये लग रहा है बी ए के अलोंग या पैरेलल। वेक्टर में पैरेलल और अलोंग एक ही बात होता है। तो आपने क्या करना है, ई ए और ई बी दोनों की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की, उनके डायरेक्शन आपको अवे फ्रॉम द पॉजिटिव और टुवर्ड्स द नेगेटिव से पता चल गया किधर किधर लग रहे हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आने की वजह से रिजल्टेंट उनके ठीक बीचों बीच आएगा। वो बीचों बीच रिजल्टेंट जो आएगा वो ट्राइंगल की बी ए साइड के पैरेलल होगा। बाकी दोनों वेक्टर ई ए और ई बी बाकी दोनों साइड्स के अलोंग या पैरेलल हैं। आपने तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ऊपर लिखना है, जो साइड उनके अलोंग या पैरेलल है वो लिख लेंगे। अब आपको फाइंड आउट तो ई करना है ना, तो आप इस फ्रैक्शन को तो एज इट इज यहां लिखो, और इस फ्रैक्शन के इक्वल टू करके आप चाहे तो ये लिख दो चाहे ये लिख दो, बात एक ही है। तीनों आपस में बराबर हैं तो पहला सेकंड के भी इक्वल होगा और थर्ड के भी इक्वल होगा। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सेकंड के भी, सेकंड थर्ड के भी और फर्स्ट थर्ड के भी इक्वल है। तो आप फर्स्ट वाले को तो लिखोगे ही क्योंकि आपको ई फाइंड आउट करना है। बाकी आप दोनों में से कोई सा भी एक लिख दो। तो पहला लिख रहा हूं मैं ई ए अपॉन सी ए। अब आप और करके ई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ई ए, और ये बी ए जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड में ऑलरेडी क्या बचा हुआ है, सी ए। अब ई ए यहां से पुट कर दिया जाएगा। बी ए, बी से ए तक की वैल्यू पहले ही आपको पता है 2a है, और सी ए, सी से ए तक की वैल्यू ही आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ब्रैकेट में है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो मैंने अब तक का वैल्यू लिखा है ये किसका वैल्यू लिखा है, ई ए का। मल्टीप्लाई के साथ 2a तो लिखना ही है, और पूरे के नीचे यानी डिनोमिनेटर में क्या है, सी ए, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट के बजाय लगाने के बजाय अगर हम ऐसा लिख दें तो भी चल जाएगा।
ठीक है। अब आपने ई निकालने के लिए एक पहले दोनों फ्रैक्शन लिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सबकी वैल्यूज पुट करके आपके पास ये आ गया। अब ये आ जाने के बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ई की वैल्यू निकल जाएगी। सिंप्लीफिकेशन की जगह बनाने के लिए मैं ये दोनों हटा देता हूं, अब इनकी आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे प्रॉपरली वॉच कर रहे हैं उन्होंने नोट कर लिया होगा, नहीं तो रिवाइंड करके नोट कर लें। और नोट्स भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अब यहां पर मैं ई फाइंड आउट कर देता हूं। ये वो ई यहां लिखा है मैंने, इक्वल टू करके जरा इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a। और ये जो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 है। यहाँ पर कुछ पावर नहीं है तो पावर 1 होगी। और ये चीज, या ये आप कह लो ये चीज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी या ये चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, कुछ नहीं लिखा है मतलब पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। 1 प्लस 1/2 3/2 आया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई। और Q इंटू 2a पहले से ही आपको बता रखा है, ये है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो एज इट इज है, P, Q इंटू 2a को P लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और अपॉन में डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 है। और ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है जी। डायरेक्शन किधर है? पैरेलल टू BA। इस E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इन दोनों E और EB का रिजल्टेंट है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन क्या है? पैरेलल है BA के। BA के पैरेलल दिख रहा है, AB नहीं लिखा मैंने क्योंकि ये ऐसे, तो B से A की तरफ बनेगा ना कि A से B की तरफ। अगर ये एरो इस डायरेक्शन में होता तो आप पैरेलल टू AB बोलते। तो काफी सिंपल है इसका वेक्टर सम करना। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है वो आपको पता चल गया है। वहां पर एक पॉइंट लेके आपने दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की, उनके डायरेक्शन आपको देखने पर पता चला नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव से अवे, कि दोनों का वैल्यू सेम होने की वजह से रिजल्टेंट बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। और रिजल्टेंट जब सेंटर में आ रहा है तो ये तीनों ये EB EC इस ट्राइंगल की 3 साइड्स के अलोंग या पैरेलल हैं। तो आपने ये ट्राइंगल का रूल लगा दिया, हर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हर वेक्टर के नीचे उस साइड का नाम लिखना है जिस साइड के अलोंग या पैरेलल है। और E आपको फाइंड आउट करना है तो ये तो लेना ही है, बाकी दोनों में से कोई सा भी एक इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके E की वैल्यू निकाल देंगे। आप चेक करने के लिए इस पहले नंबर के फ्रैक्शन को सेकेंड EA/CA के बजाय EB/BC करके भी रख के देख लेना, आंसर यही आएगा। तो यहाँ हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकल चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये आर्टिकल यहाँ पर फिनिश होता है। ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है और डेरिवेशन भी एग्जाम में आने का चांस होता है काफी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो ये है हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इस टॉपिक को इस लैंग्वेज के हिसाब से अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूँ।
आपको बताया था कि जब भी आप कोई चार्ज रखेंगे, ये चार्ज आपने रख दिया Q, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, उसके अराउंड यानी उसके चारों तरफ आपको कुछ दिखेगा नहीं और आपको कुछ फील नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आप दूसरा चार्ज लाकर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ कहीं पर भी, तो ये चार्ज उसे अट्रैक्ट या रिपेल करेगा और इस रीजन को, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जिसमें इस चार्ज का इन्फ्लुएंस काम करता है। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम में अगर शो करना हो तो हम कैसे करते थे कि अगर ये चार्ज प्लस होता था तो हम कुछ एरोज बना देते थे, ऐसे 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 ऐसे। ये शो करता, ये एरोज बनाना ये शो करता है कि यहां पर जो चार्ज रखा है उसके चारों तरफ जब भी आप कोई टेस्टिंग के लिए चार्ज लाकर रखोगे Q0, जो कि हमेशा प्लस होता है और वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो वो इससे अवे यानी रिपेल हो जाएगा। और यही चार्ज अगर माइनस Q होता था तो आपको ये जो एरो बनाने पड़ते थे वो एरोज सारे के सारे इनसाइड पॉइंटिंग होते थे, यानी टूवर्ड्स द चार्ज। और ये सारे एरोज अवे फ्रॉम द चार्ज। तो हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि जिन एरो से आप किसी डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हो या रिप्रेजेंट करते हो, उन एरोज को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल सकते हैं या बोलते हैं। क्योंकि यहां पर अगर Q0 चार्ज रखोगे, वो प्लस होने की वजह से इस सोर्स चार्ज की तरफ जाएगा तो ये एरो अंदर की तरफ, और यहाँ एक Q0 चार्ज कहीं पर भी रखोगे तो सारे एरो बाहर की तरफ आएंगे। तो असल में ये सारे एरो ये शो करते हैं कि टेस्ट चार्ज, यानी ये टेस्ट चार्ज ये किधर मूव कर रहा है, बाहर की तरफ मूव कर रहा है या अंदर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर डेफिनेशन बनाई गई। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is an imaginary straight or curved path along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा पाथ है, और इमेजिनरी बोल देते हैं क्योंकि ये टेस्ट चार्ज इमेजिन किया जाता है कि यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है। असलियत में तो नहीं रखा होता, लेकिन इमेजिन करते हैं कि अगर यहाँ टेस्ट चार्ज रख दें तो ये टेस्ट चार्ज जहां पर भी रखा जाए वो जिस भी डायरेक्शन में फ्रीली भागेगा, अगर उसे फ्रीली भागने दिया जाए तो उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर भी वो टेस्ट चार्ज भागेगा, उस रास्ते को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कह सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है इसीलिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। रियलिटी में ऐसी कोई लाइनें होती नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड महसूस होती है, कोई भी चीज छोड़ते हो नीचे गिरती है, लेकिन उसे खींचने वाली कोई फोर्स दिखाई तो नहीं देती कि नीचे आना है, तो ऐसे कोई एरो बन रहा हो। तो कोई भी फील्ड, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फील्ड हो, फील्ड फिजिकली वहां पर दिखाई नहीं देती है, बट वो एक्सपीरियंस की जा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के वजह से बनती है और चार्जेस ही उसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी मास की वजह से बनती है और दूसरे मास ही उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट की वजह से बनती है और दूसरे मैग्नेट या आयरन उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अब आपको यहां दिखाया गया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये देखो, ये चार्ज बना हुआ है, यहाँ और ज्यादा नीचे अच्छी तरह दिखाया है। ये एक चार्ज है और इससे एरो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ दिखाया, ये एरो बाहर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि Q इज ग्रेटर देन 0, और Q इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। 0 से बड़ी चीज पॉजिटिव होती है। और आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे एरोज इस चार्ज की तरफ, सोर्स चार्ज की तरफ, अंदर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि क्या लिखा है, Q इज
लेस देन 0, मतलब Q क्या है, नेगेटिव है, तो ये प्लस और ये माइनस इसलिए बनाया। ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, Q इज ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव चार्ज, Q इज लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स। ये इलेक्ट्रिक लाइंस को ड्रॉ करने का मेथड है। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन सीख लिया कि वो रास्ता है जिस पर टेस्ट चार्ज भागेगा अगर उसे फ्रीली छोड़ दिया जाए, और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कैसे बनती हैं, नेगेटिव चार्ज की लाइंस कैसे बनती हैं। अब आपको कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नए कॉन्सेप्ट्स, बचे हुए कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। यहां पर देखिए लिखा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सब जगह कांस्टेंट। तो ये एक एग्जांपल है। अगर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये एक पॉजिटिव प्लेट, एक मेटल की प्लेट शीट रख दें जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और उसके सामने एक और मेटल की प्लेट रख दें जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो यहाँ अगर आप टेस्ट चार्ज छोड़ोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं अगर ये आपस में पैरेलल होती हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि इस पूरे इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी होगी, सेम होगी, ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से शो किया जाता है। जबकि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ऐसे बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें हैं ये पैरेलल नहीं होती। और पैरेलल इसलिए नहीं होती क्योंकि जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जाते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में सेपरेशन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और नज़दीक सेपरेशन कम हो रहा है, तो इसका मतलब चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। लेकिन जहाँ सब जगह फील्ड लाइंस के बीच में सेपरेशन सेम है वहाँ इसका मतलब एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई। अब आप कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है विद रीजंस। कई बार इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में स्पेशली बहुत बार पूछे गए। प्रॉपर्टीज याद रखेंगे तो रीजन अप्लाई करना ऑटोमेटिक आ जाएगा। नंबर 1 फर्स्ट प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है कि असल में ऐसी कोई लाइनें एग्जिस्ट नहीं करती, दिखाई नहीं देती, फिजिकली दे आर नॉट प्रेजेंट। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो ये बताती हैं कि टेस्ट चार्ज अगर इमेजिन करते हैं अगर छोड़ा जाए तो कैसे मूव करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो अ पाथ अलोंग द फील्ड लाइन इफ इट इज फ्री टू डू सो। वही बात है, ये जो ये +1 कूलम है ये टेस्ट चार्ज है और ये जिस रास्ते को फॉलो करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रास्ता है, away from the positive and towards the negative. Number 3, the electric lines of force emanate from a positive charge and terminate on a negative charge. Emanate माने निकलती हैं, स्टार्ट होती हैं कहना चाहिए। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आमने सामने रख दिए जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में टर्मिनेट होंगी। टर्मिनेट का मतलब फिनिश। तो एमिनेट मतलब स्टार्ट होंगी और टर्मिनेट मतलब फिनिश होंगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से रिपेल होगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखिए स्ट्रेट अगर कोई एरो बना है तो कोई बात ही नहीं है, स्ट्रेट एरो तो डायरेक्शन को शो करता ही है। लेकिन कई बारी कर्व्ड एरो बनाए हों अगर कहीं पर भी, तो आपको 11th क्लास में भी सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था कि अगर कोई बॉडी कर्व्ड पाथ में मूव करती है तो किसी भी जगह उसका डायरेक्शन बताने के लिए उस पॉइंट से क्या बना देनी चाहिए, टेंजेंट बना देनी चाहिए। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही नहीं, ऐसी कोई भी चीज जो कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है, तो कर्व्ड पाथ में मूव करती हुई किसी भी
चीज़ का डायरेक्शन पता लगाने के लिए किसी भी पॉइंट पर, मान लो यहाँ डायरेक्शन पता लगाना है, यहाँ पता लगाना है, यहाँ पता लगाना है, वहाँ से हमेशा क्या बना दी जाती है, टेंजेंट बना दी जाती है। टेंजेंट उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट के बजाय कर्व्ड पाथ में मूव कर रही हो। फिफ्थ, बहुत ज्यादा बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। दुनिया में कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी क्रॉस नहीं करती। यहां देखो ये बॉक्स में लिखा हुआ है इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। उसका रीजन मैं बताता हूं। अगर दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, मान लो ऐसे तो बोलते हैं नॉट पॉसिबल, कर नहीं सकती, लेकिन अगर क्रॉस कर रही हो तो इसका मीनिंग क्या बनता है? इसका मीनिंग ये बनता है कि इस जगह जहां वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के एक ही समय पर दो डायरेक्शन है। क्रॉसिंग का मतलब तो यही हो गया, ये देखो ऐसे गई ऐसे गई, तो इस जगह पर इधर भी जा रही है, वो इधर भी जा रही है। किसी एक ही वेक्टर के एक ही पॉइंट पर एक ही समय पर दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं होते। आप डिस्प्लेसमेंट को ही देखो, आप खुद घर से निकल के अगर किसी जगह जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो आप एक ही समय पर घर से निकल के मार्केट या घर से निकलकर स्कूल, दोनों जगहों पर सेम पॉइंट सेम टाइम पर तो नहीं जा सकते। या तो आप घर से स्कूल जाओगे, मार्केट जाओगे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट आपका, यानी आपका घर से निकलकर कहीं जाना, ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी का एक समय पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक ही वेक्टर का एक ही समय पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। क्रॉस करती तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट। ये आपको याद भी रखना है और रीजन भी याद रखना है। यहाँ लिखा है इफ दे, यहाँ लिखा है, रीजन देके दिखाता हूं मैं। इफ दे डू, then at the point of intersection there will be two tangents. It means that there are two values of electric field at a point which is not possible. Two values मतलब two direction. और लिखा है नीचे further electric field being a vector quantity. Electric field क्योंकि एक vector quantity है, there can be only one resultant field at a given point represented by one tangent at the given point for a given line of force. ये थोड़ा complicated language में है, लेकिन आपको ये लाइन सिर्फ ऐसे याद रखनी है कि the two electric lines of force can never intersect, because if they intersect then at the point of intersection there will be two directions of electric field at the same time, same point, which is not possible. तो ये करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। ये है आपके सामने नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर, यानी क्राउडेड, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, एंड द लाइंस स्प्रेड आउट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर। ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी रीजन में, किसी इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, पास पास दिख रही हैं, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। और अगर किसी इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में दूर दूर हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। क्राउडेड जगह पर, जैसे ऐसा बोल दिया, बहुत पास पास अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी तो यहाँ स्ट्रांग होगी, और आपने दूर दूर बनाई है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। यहाँ इस डायग्राम में शो किया गया है कि एक क्यू चार्ज लिया है कैपिटल और एक क्यू चार्ज लिया है स्मॉल, और नीचे दिखाया गया है कैपिटल क्यू इज ग्रेटर देन स्मॉल क्यू, यानी ये चार्ज स्ट्रांग है, ये चार्ज वीक है। तो स्ट्रांग चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी क्राउडेड दिखाई गई है, लाइंस बहुत ज़्यादा लाइंस हैं और नज़दीक नज़दीक है। वीक चार्ज की वजह से यहाँ लाइंस दूर दूर हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगी, और ये फील्ड भी दूर जाने पर देखो लाइंस का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, यानी दूर जाने पर ये फील्ड भी कभी ना कभी वीक होती जाएगी। तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड शो की जाती है दूर दूर वाली लाइन से, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड शो की जाती है क्राउडेड लाइन से।
नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी जो है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अगर एक बॉडी है जो पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, लेकिन अगर कोई बॉडी है जो नेगेटिवली चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर टकराएंगी, क्योंकि वो तो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती हैं और अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती हैं। लेकिन चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से निकलती हुई दिखाई जाएं या उस पर टकराती हुई दिखाई जाएं, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होंगी। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से ऐसे स्लांट आकर नहीं टकराएंगी, ना स्लांट उससे निकलेंगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज जब यहाँ कहीं छोड़ा जाएगा तो वो ऐसे इस डायरेक्शन में ही रिपेल होता है, ऐसे तिरछा विरछा कहीं नहीं जाता। यहाँ इस डायग्राम में भी दिखाया गया है कि ये जो भी सरफेस टेढ़ा मेढ़ा भी है, ये सरफेस है तो इसके ये देखो 90 डिग्री, ये सरफेस है तो इसके ये देखो 90 डिग्री, ये सरफेस है तो इसके 90 डिग्री। कोई भी ऐसा सरफेस जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हो या उसमें एंटर हो रही हो, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती हैं। ये वाली लाइन कभी पॉसिबल नहीं है। ये प्रॉपर्टी कई बार ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, बच्चों को बोला जाता है, कोई लाइंस बना के दिखा रखी होती है डायग्राम में, बोलते हैं पहचानो इनमें से कौन सी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन नहीं है। ये क्वेश्चन IIT लेवल के एंट्रेंस एग्जाम तक में पूछा गया है। तो ऐसा कोई सरफेस बना के एक लाइन तो ऐसे दिखाई गई होती है और एक लाइन ऐसे दिखाई गई होती है। अब अगर इस पर चार्ज है तो ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्योंकि ये सरफेस के नॉर्मल है, और ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है क्योंकि ये सरफेस के नॉर्मल यानी 90 डिग्री पर नहीं निकल रही या 90 डिग्री पर एंटर हो रही हो तब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे तिरछी एंटर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो याद रखें, ये प्रॉपर्टी पहचानने के लिए बहुत काम आती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर होंगी आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज होगा तो परपेंडिकुलर होंगी इनवर्ड। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज और रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। देखो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डायग्राम में, जैसे जैसे आप इस चार्ज के नजदीक आ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ रही हैं, और चार्ज से दूर जाने पर ये एक दूसरे से दूर हो रही हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, सिकुड़ तो रही है कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल मतलब साइडवेज प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। इसका मतलब क्या है, जैसे आप देख रहे हो ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये इस पर कोई टेस्ट चार्ज आ रहा है Q0 ऐसे अवे, और यहाँ पर भी कोई टेस्ट चार्ज आ रहा होगा Q0 ऐसे अवे। अब ये आपस में Q0 इससे तो रिपेल हो ही रहे हैं इस प्लस चार्ज से, लेकिन आपस में भी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। जब रिपेल हो रहे हैं तो इन दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस एक दूसरे पर साइड वाइज, जैसे इस साइड में और इस साइड में एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, मतलब एक दूसरे पर लगा रही हैं क्या, प्रेशर। तो ये प्रॉपर्टी कहती है 9th वाली कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस एक दूसरे पर साइड वाइज, ये दोनों ऐसे एक दूसरे पर लगा रही होंगी, ये दोनों ऐसे एक दूसरे पर लगा रही होंगी। और उसका रीजन है क्योंकि हर लाइन पर टेस्ट चार्ज भाग रहा होता है, और टेस्ट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो एक दूसरे को साइड वाइज धक्का मारते हैं। इसे लेटरल प्रेशर कहा जाता है। ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, hence the interior of the conductor is free from the influence of electric field। एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो ये डायग्राम बना ही है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ साइड में आपको बनाकर दिखाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये एक प्लेट है, जैसे कि यहाँ भी दिखाई गई है। इस प्लेट पर आपने पॉजिटिव चार्ज
प्लेस कर दिया और इस प्लेट पर आपने नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। लेकिन इसी में अगर आपने इसी जगह पर आपने बीच में प्लेस कर दिया एक कंडक्टर, यहां आपने प्लेस कर दिया एक मेटालिक कंडक्टर, कंडक्टर मेटल का ही होता है, तो मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप दुनिया का कोई भी मेटल, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कोई भी मेटल, ये तो 4 नाम लिए मैंने, ऐसे कितने भी मेटल हैं, कोई भी मेटल उठाकर देख लो, हर मेटल के जो एटम होता है ना, उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उसमें हमेशा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ही पाए जाते हैं। ये 10th क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी में पढ़ाया जाता है कि मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मेटल के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और जिसकी वजह से वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखता है, और रूम टेम्परेचर पर हर एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के या तो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किए होता है। और वो एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज किए होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो लूज किए हुए हैं वो तो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि तो उन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वो एटम खुद बन जाता है पॉजिटिव आयन। तो अगर आप किसी भी मेटालिक कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करोगे तो उसमें पॉजिटिव आयन्स बहुत सारे होंगे जिसकी फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये वो एटम है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और वो जो लूज किए गए इलेक्ट्रॉन हैं वो भी इसके अंदर होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। लेकिन फिर भी ये पूरा स्लैब न्यूट्रल इसलिए है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। अब होता क्या है कि जब आप ऐसी 2 प्लेट्स के बीच में, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, इन 2 प्लेट्स के बीच में आप रख देते हो ये मेटालिक कंडक्टर, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी है। वो सारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके, मूव करके इस तरफ आकर इकट्ठा हो जाते हैं, और सारे पॉजिटिव आयंस इस तरफ आकर इकट्ठा हो जाते हैं। रीजन आपको बताया है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, रहता नहीं है, बाद मतलब पहले तो रहता है, लेकिन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने के बाद सारा नेगेटिव चार्ज फ्लो करके इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होकर बाहर आ जाता है। ऑन द सरफेस दिखता नहीं है, लेकिन ऑन द सरफेस आ चुका है, और सारा पॉजिटिव चार्ज इस वाले सरफेस पर आ गया है, आउटर सरफेस पर। अंदर कुछ भी चार्ज नहीं है, और अंदर चार्ज न होने की वजह से अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ही बनती है, या फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, सिर्फ बाहर बाहर वाली जगह। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका मतलब यहाँ कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी नहीं होगी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहीं तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। और इसका बहुत आसान भाषा में रीजन भी समझ सकते हैं। वैसे तो मैंने पूरी अच्छी वाली लॉजिकल आपको रीजन बता दिया जो रियलिटी में जो रीजन है, लेकिन आसान भाषा में भी समझ सकते हो कि अगर आप एक मेटालिक कंडक्टर रखोगे तो टेस्ट चार्ज सिर्फ यहीं तक भाग पाएगा। टेस्ट चार्ज मेटालिक कंडक्टर को पेनिट्रेट थोड़ी कर पाएगा, और टेस्ट चार्ज जहां भागता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अंदर टेस्ट चार्ज भागेगा नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को एक लाइन में ऐसे बोल दिया जाता है। हालांकि कहानी लंबी है और अभी तो छोटा डिटेल बताया है, बाद में इसका पूरा बड़ा डिटेल भी बताया जाएगा। लेकिन कहानी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर बोल सकते हैं, मेटल ही कंडक्टर होते हैं। हेंस द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एक प्रोसेस यहाँ साइड में लिखा हुआ है,
ये एक जनरल नॉलेज, साइंटिफिक जनरल नॉलेज से रिलेटेड फिनोमेनॉन है। इसको बच्चे सर्च करेंगे कि इसका मतलब क्या है। अगर आपने ये वाली सारी कहानी मेरी सुन ली है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है आप बुक से सर्च कर सकते हो, बुक में होगा, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, बहुत सारे आपके पास तरीके हैं सर्च करने के। ये आपका टास्क है आज का, जो कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसलिए दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। ये आपको सर्च करके, एक फिनोमिनॉन है और आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, तो आपको सर्च करना है। इस फिनोमिनॉन के ऊपर एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि एक आदमी है जो कार में जा रहा है सड़क पर कहीं, और अचानक तेज बारिश होने लगती है और बिजली कड़कने लगती है और ऐसा लगता है कि कहीं बिजली गिरेगी भी। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी है, कई बार सुना होगा, बिजली गिर गई, धरती पर भी गिर जाती है वो, जो आप वो कड़कती हुई बिजली देखते हो। लाइटनिंग एंड थंडर होता है, तो लाइटनिंग आपको पहले दिखाई दे जाती है, थंडर बाद में सुनाई देता है, बिकॉज लाइट फास्ट ट्रेवल करती है साउंड के कंपैरिजन में, इसलिए साउंड देर में आती है। ये छोटी क्लास की साइंस में पढ़ाते हैं। तो एक सिचुएशन बोली जाती है कि अगर इंसान को ऐसा लगे कि बिजली गिर भी सकती है तो उसको कार से बाहर उतर के किसी पेड़ वेड़ के नीचे शेल्टर ले लेना चाहिए या कार में ही बैठे रहना चाहिए। ये इस चीज का रीजन, इसका आंसर और विद रीजन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के ही अंडर में आता है। तो आपको सर्च करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। ये एक डेली यूज में आने वाले नेचुरल फिनोमेनॉन के रिलेशन में है, इसलिए बच्चों को बोल रहे हैं। बाकी कॉन्सेप्ट फिजिक्स की बात जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटालिक कंडक्टर के अक्रॉस यानी उससे पास नहीं होती। इसका मतलब अगर आप मेटालिक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख भी दोगे तो उसके बाहर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, देख रहे हो, यहीं तक है और यहीं तक है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। रीजन मैंने बता दिया क्यों बाहर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि सारा चार्ज फ्लो करके बाहर चला जाता है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं रहता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी। तो यहां पर आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सारी फिनिश हो जाती हैं और आज का क्लास भी। नेक्स्ट क्लास में आपको बस इसमें अब 2 टॉपिक्स बचे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज्ड रिंग। ये टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में करा दिए जाएंगे चैप्टर फिनिश करने के लिए। आज का क्लास यहीं फिनिश होता है, तब तक के लिए बच्चे ये सर्च करें और गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में।